Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, ये जो वीडियो है ये हमारा MED 008 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे MED 008 के लिए, सेम वैसे ही इस वीडियो के अंदर भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 वीडियो के बाद मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी लाइव रिवीजन क्लास। अगर आपको हमारी लाइव रिवीजन क्लास से जुड़ना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिलता है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो। जब वहाँ पे आप ज्वाइन कर लोगे तो जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी या फिर लाइव क्लास की अपडेट होगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको MED 008 के यूनिट वाइज नोट्स में क्या होता है ना कि जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स जो है ना MED 8 के, उन सारे चैप्टर्स की आपको समरी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप चाहें तो MED 008 का गैस पेपर भी परचेज कर सकते हैं। जो गैस पेपर है वो आपको एट ₹49 मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आप जो नंबर मेरा गिवन है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव कर लो एंड उस पर एक हाई का मैसेज कर देना अगर आपको MED 008 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का आपको कोई भी सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट लगता है, आपको लगता है कि आप उसको नहीं कर पाओगे, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, क्वायरीज़ हैं, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको बीज आत्महत्याओं की जो अवधारणा है उसके बारे में बताना है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ सीड सुसाइड्स आखिर है क्या, ठीक है। इसको हम समझेंगे। तो सीड सुसाइड रेफर्स टू द ट्रेजिक वेव ऑफ फार्मर सुसाइड इन इंडिया। हम देखते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा जो वेव आया जिसमें फार्मर्स जो हैं हमारे बेचारे वो सुसाइड करने लग गए। सुसाइड करने के पीछे का क्या कारण था दोस्तों? तो वो सुसाइड इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में थे, ठीक है। तो बीज आत्महत्याएं उस स्थिति को दर्शाती हैं जब किसान वैश्विक कृषि कंपनियों द्वारा बेचे गए महंगे और पेटेंट बीजों के कारण कर्ज में डूब जाते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब भाई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस उन्हें क्यों आ रहा था? क्योंकि उन्होंने खरीदे थे GM सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज या हाइब्रिड बीज वो खरीदते हैं, और जो अगर उधर उनको अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता है तो वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो सीड सुसाइड वही है कि जब फार्मर्स क्या करने लगे थे, सुसाइड करने लगे थे, बिकॉज उन्होंने जो है यूज़ करे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को। वैश्वीकरण और बीज आत्महत्याओं के बीच में ना एक बहुत ही गहरा संबंध है, मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना कैसे। तो देखो, जो वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण में हमने जो कल पढ़ा वीडियो के अंदर कि वैश्वीकरण में जो आपकी अलग अलग इकोनॉमीज़ होती हैं उन्हें आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जब वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है किसी भी कंट्री में तो वो बहुत ही भारी मात्रा में उसकी रूट तक जाता है। जैसे कि मतलब आज आप देखोगे गांव गांव में फ़ोन के माध्यम से कितनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा कि यहाँ से वो अपना क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है ना, उन्हें ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदा ये होता है कि वो कोने कोने तक लोगों को क्या कर पाती हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर पाते हैं, ऐड दिखा के, जैसे भी है ना, कुछ भी हम इसको समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों का जब आगमन होगा तो ग्लोबलाइजेशन अलाउड फॉरेन सीड जाइंट्स लाइक मॉन्सेंटो टू एंटर इंडियन मार्केट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन सीड जाइंट जो कंपनीज थी वो इंडिया में आई और उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को बेचना शुरू कर दिया, है ना। क्या हुआ कि BT कॉटन जैसे जो महंगे GM बीज होते हैं ना, उनका उन्होंने प्रचार भी बहुत ज़्यादा किया था। और वहीं जो किसान जो पुराने जो बीजों का वो यूज़ करते थे, उन बीजों का विस्थापन हो जाता है। तो लोकल रीयूजेबल लो कॉस्ट इंडिजीनियस सीड्स वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द वन टाइम यूज हाइब्रिड और GM सीड। तो बेचारे जो लो कॉस्ट के सीड्स थे, अब उनको जो बीज है उसके लिए हाई कॉस्ट देनी पड़ती थी एंड उच्च लागत और कर्ज। अब यहाँ पे ये जो नए सीड्स थे इसमें भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हो गया, इरिगेशन, ये सारा जो होता था ना, इसका भी पैसा जो खर्चा है वो बढ़ जाता था। तो छोटे किसान के लिए डिफिकल्ट था, है ना। क्या कि नए बीज के साथ उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई पर अत्यधिक खर्च हुआ जिससे किसानों का ऋण बढ़ता गया। ग्लोबल सीड्स कंपनीज पेटेंटेड देयर सीड्स
प्रिवेंटिंग फार्मर्स फ्रॉम सेविंग सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो जो फार्मर्स हैं वो नेक्स्ट सीजन के लिए जो है सीड्स को भी सेव नहीं कर पाते थे बिकॉज ये पेटेंट होते थे। एंड जो है मॉनसून इंडिया में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है ना। मॉनसून की विफलता और कीट प्रकोप से फसल बर्बाद होने पर भारी कर्ज में जो किसान हैं वो डूब गए गाइस, और वो क्या करने लग गए, सुसाइड करने लग गए। उदाहरण के लिए इन विदर्भ एंड तेलंगाना थाउजेंड्स ऑफ कॉटन फार्मर्स हु अडॉप्टेड BT cotton face severe debt burden and crop failures leading to a high number of suicides। तो जिन भी लोगों ने विदर्भ और तेलंगाना के क्षेत्रों में जिन्होंने BT कॉटन वाले जो सीड्स हैं यूज़ करे थे, उन लोगों में नंबर ऑफ सुसाइड जो है वो बढ़ने लग गया था। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन दो इंटेंडेड टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर, है ना भाई, क्या उसके पीछे का जो ग्लोबलाइजेशन था उसको करने का पीछे का रीज़न क्या था कि हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, ना कि ऐसा कर देंगे कि हमारे बेचारे उसको पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन कर देंगे। ये नहीं करना था हमें, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने कृषि को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, लेकिन इससे छोटे किसानों में निर्भरता और संकट बढ़ गया। अब आवश्यकता है बीजों पर अधिकार, टिकाऊ खेती और किसानों को बाजार शोषण से बचाने वाली नीतियां बनाने की, कि सरकार कुछ ऐसी नीति बनाए जिससे कि जो है सोवरनिटी उनकी प्रोटेक्ट हो सके, सस्टेनेबल फार्मिंग वो कर सकें। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि आर्थिक वैश्वीकरण क्या होता है, इसके पर्यावरण पर जो प्रभाव है उन पे हम बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो देश हैं उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस अब बढ़ गई है। तो आर्थिक वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और पूंजी के बढ़ते आदान प्रदान के कारण जो निर्भरता बढ़ जाती है। आर्थिक वैश्वीकरण आर्थिक विकास और रोजगार को तो बढ़ावा देता है, लेकिन इसके पर्यावरण पर क्या होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आर्थिक वैश्वीकरण के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को समझेंगे कि सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, तो वो सारी की सारी कंट्रीज़ जहाँ पे एनवायरमेंट रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, उन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है फैल जाता है। उन कंट्रीज़ का पूरा जो एक वेदर नहीं, मतलब उनका जो एनवायरमेंट है पूरा वो ख़राब हो जाता है। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने क्या करा कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबके ऊपर डिमांड को बढ़ा दिया, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। तो वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए खनन, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे नष्ट हो जाते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स रिक्वायर मैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और जो बड़ी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, शिप्स के द्वारा, ट्रक्स के द्वारा, है ना। और उसकी वजह से CO2 वगैरह रिलीज होता है, कुछ वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, एंड रेस टू बॉटम इन द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ पे जो देश हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने एनवायरमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें क्या करते हैं, लो कर देते हैं, ताकि बाहर से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उन लोगों को मिल सके। ये रीज़न होता है। तो इन इंडिया हमने क्या देखा था कि 1991 के बाद काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, जिससे कि एयर एंड वाटर पॉल्यूशन जो है मेजर सिटीज़ में ना वो भी आपका बढ़ जाता है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि हमारी लेदर, टेक्सटाइल, माइनिंग, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे फाइनली ये समझ लिया है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उसने डेवलपमेंट को तो बढ़ाया है, ठीक है, पर उसने कंट्रीब्यूट किया है हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में। समझ रहे हो क्या, कि आर्थिक वैश्वीकरण ने विकास को तो गति दे दी, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरणीय संकट को भी बढ़ावा दिया है। अब आवश्यकता है कि हम हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाएं, सख्त पर्यावरणीय नियम लागू करें और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को क्या करें गाइस, प्रोत्साहित करें। देन जो है हमारा अगला क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और हमें इसको क्यों कंजर्व करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो हमें अलग अलग जो वेरिएबल लाइफ फॉर्म्स दिखते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ, ठीक है, वो सारा आपका बायोडाइवर्सिटी में आता है। जितना भी आपका फ्लोरा एंड फौना हम ओवरऑल अर्थ में देखते हैं। अब यहाँ पे इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है,
क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये हमारी फूड चेन्स को मेंटेन करती है, पॉलिनेशन हेल्प करती है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है। तो अगर मेरे को अपने पारिस्थितिकी में संतुलन बना के रखना है तो मुझे जैव विविधता को भी संतुलन बना के रखना पड़ेगा। मानव जीवन के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है जैव विविधता। हमें फूड, क्लीन वाटर, मेडिसिन, फ्यूल ये सब कुछ देती है ना, तो हमें इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। जलवायु परिवर्तन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड में इसकी वैल्यूज़ है, जो लोग इस पर डिपेंड हैं, जो लोग फॉरेस्ट्री में, फिशरीज में, टूरिज्म में देखो कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पे पूरा टूरिज्म चलता है। लोग पहाड़ों पे जाते हैं, है ना, जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए। तो ये सारा लोगों की निर्भरता भी तो है इसके ऊपर, तो बायोडाइवर्सिटी को तो हम कंजर्व करेंगे ही। इसके अलावा साइंटिफिक और मेडिसिनल रिसर्च में ये काम आता है। जो बायोडाइवर्सिटी है, हम देखते हैं कि वहाँ से हमें मेडिसिन मिलते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ों में भी, औषधियों में ये ज़रूरी है। कच्चा माल, अगर हमें कुछ भी नया इनोवेट करना है तो जंगलों से हमें कच्चा माल मिलता है। आज हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन से खतरे हैं, तो उसमें गाइस देखो, डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा खतरा है, जो आए दिन वनों की कटाई हो रही है। पॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज़ जो होती है, बाहरी जो प्रजातियाँ आ जाती हैं, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका एक बड़ा कारण है। अब कैसे हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, तो एक होता है इन सितु और दूसरा होता है एक्स सितु, यानी कि उनके स्थल के अंदर ही उन्हें प्रोटेक्ट करना, जैसे कि नेशनल पार्क बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के, बायोस्फीयर रिजर्व बना के, या फिर एक्स सितु उनके लिए सीड बैंक, बोटानिकल गार्डन, जूज वगैरह बना के। उसके अलावा सरकार जो है कुछ कानून बना सकती है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट वगैरह, है ना, जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो सकते हैं। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी जो भी आसपास की बायोडाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करें। या फिर जो लोकल लोग हैं ना, सरकार उनके साथ क्या कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है। जो हमने MED 2 में भी पढ़ा था ना, कि ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो मॉडर्न हमारे पास टेक है, इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकता है। देखा होगा कि भाई आज तक सब पौधे इतने बड़े हो गए, चले आए, कितने समय से धरती चल रही थी, लेकिन अभी कुछ रीसेंट टाइम में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ट्रेडिशनल जो हमारी जो नॉलेज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। तो आप फाइनली कंक्लूजन में बताएंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की फाउंडेशन है ये, और ह्यूमन की सस्टेनेबिलिटी की फाउंडेशन है। इसका कंजर्वेशन, इसका मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, अगर हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सभी को पता ही होगा, हमने इसको MED 02 में भी डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए आप लोग क्या करो कि जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, और अगर आपको गैस पेपर लेना है, नोट्स लेने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। बहुत ही सिंपल वे में जो है, आप एक मैसेज डाल दो, बस मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी एंड आप इजीली उसको परचेज कर सकते हैं।